श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आपके साथ आज दीपक निषाद और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे उपस्थित हैं प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी। आप विभागाध्यक्ष हैं योग शिक्षा विभाग, साथ ही साथ आप डीन हैं शिक्षा अध्ययनशाला डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की महत्ता लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही है, खासकर जब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, मनाया जाता है। तो इसी तारतम्य में प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद। और हम ये जानना चाहेंगे कि जब से कोरोना का संक्रमण काल शुरू हुआ है, दवाइयों की बात बहुत चल रही है, इलाज के तमाम अलग अलग मेथड सामने आ रहे हैं, तरीके सामने आ रहे हैं, लेकिन एक चीज जो निर्विवाद तरीके से सभी के द्वारा मानी जा रही है, स्वीकार की जा रही है, वो है योग का महत्व। तो खासकर अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में योग के बारे में बातचीत करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर इस बार क्या खास है और आप लोगों की तैयारी कब से शुरू हो जाती है, और क्या विशेष जो है एक एकेडमिशियन के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, एक विश्वविद्यालय के रूप में आयोजित किए जाते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस कोरोना काल में पूरा विश्व जो है इससे पीड़ित हो रहा है और अभी भी ये दूसरी जो वेव है और इसके बाद आने वाली जो बातें हैं वो चल रही हैं। बहुत ही कठिन समय से पूरा विश्व गुजर रहा है आज के समय में, और योग का महत्व इसी कोरोना महामारी के कारण बहुत ही बढ़ गया है। योग प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अध्यात्म के लिए किया जाता था, अपने आप को जानने के लिए किया जाता था, परंतु आज ये जो महामारी है इसको देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। और इसके लिए न केवल हमारी भारत सरकार बल्कि पूरा विश्व इससे लड़ने के लिए लगा हुआ है। नई नई वैक्सीन्स तैयार हो रही हैं। तो इसमें अभी तक फाइनली कोई भी इस तरह का तोड़ निकल के नहीं आया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि इस बीमारी से हम पूरी तरह से ठीक निजात पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। लेकिन योग जो है हमारी प्राचीन जो विधा है, इसके लिए भारत सरकार ने ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये हमारे यूएनओ में 2015 में 200 से अधिक देशों ने इसको स्वीकार किया। उसका कारण मुख्य यही था कि योग को स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो इससे हमें बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। और उसके लिए हमारी भारत सरकार जो है प्रति वर्ष अलग अलग थीम इसके ऊपर रखती है। और इस वर्ष उन्होंने, जैसे पिछले साल उन्होंने ऑनलाइन ही ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था, इस साल भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और उसमें इन्होंने थीम जो रखी है, घर पर योग, परिवार के साथ योग, इस तरह से हम किस तरह से मिलकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय द्वारा हमको 100 दिन पहले निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इसके लिए हम अनेक प्रयत्न करें, अनेक वर्कशॉप, अनेक कार्यक्रम आयोजित करें, हर एक स्थान पर, जगह जगह पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, राज्य स्तर पर और अनेक प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में हम इसको आयोजित करें। तो उसके लिए हमारा विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का योग शिक्षा विभाग जो है, हमने मार्च में एक 15 दिवस का योग एवं मनोचिकित्सा पर आधारित कार्यशाला रखी थी। और इसके बाद हमने 15 दिवस की योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और योग एवं मनोचिकित्सा पर आधारित एक कार्यशाला रखी थी। उसके बाद मई के महीने में हमने प्रति शनिवार को एक व्याख्यान माला का आयोजित भी किया था, जिसका मुख्य विषय था योग द्वारा किस प्रकार हम कोरोना पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं या कोरोना से बचाव कर सकते हैं। इस पर आधारित हमारे देश के जाने माने विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर, योग एक बहुत बड़ा ही विस्तृत विषय है, उसके अनेक आयाम हैं, जैसे आहार का है, शारीरिक स्वास्थ्य का है, मानसिक स्वास्थ्य का है, सामाजिक स्वास्थ्य का है, और अनेक शास्त्रों में हमारे योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो उन सभी विषयों को लेकर हमने प्रत्येक शनिवार को कि योग किस प्रकार उन आयामों के माध्यम से हम नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि योग एक बहुत विस्तृत विज्ञान है,
विस्तृत पद्धति है। तो आपसे यहाँ हम समझना चाहेंगे हमारे आम श्रोताओं के लिए, खासकर कोविड काल में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे चिकित्सा के अलग अलग तरीके आ रहे हैं, लेकिन योग को यदि एक आम श्रोता के नजरिए से हम समझना चाहें, समझाना चाहें, तो उनको क्या बताएं कि योग क्या है, मानसिक स्तर पर क्या है, शारीरिक स्तर पर क्या है, व्यायाम के स्तर पर क्या है, और व्यक्ति को ये कितना स्वस्थ रखने में मदद करता है कोरोना काल में। इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? इसके लिए मैं श्रोताओं के बीच में एक बात प्रमुख रूप से रखना चाहूंगा कि योग को सही तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। योग को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। योग एक साध्य है, योग एक साधन भी है। साध्य के रूप में हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं या योग का जो लक्ष्य है, हमारे ऋषि मुनियों ने योग का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, इस तरह से अनेक प्रकार के नाम दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम आम व्यक्ति की, आम जन की बात करें तो उसमें हम ये जानेंगे कि पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हम जो तरीके अपनाते हैं, जो हम मेथड्स या मीन्स अपनाते हैं, उन सब मेथड्स को, मीन्स को भी हम योग कहते हैं, और वो जो लक्ष्य है उसको भी हम योग कह सकते हैं, क्योंकि उस लक्ष्य को उस तरीके से प्राप्त करने के योग को एक तरह से योग कहा जा सकता है। और तरीके हमारे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसे हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, जप योग। तो हठ योग का जो आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है, आसन है जिसमें प्राणायाम है, मुद्रा है, बंद है, क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रियाएं हैं, तो इन सब का अभ्यास आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। लेकिन ये तो एक शारीरिक रूप से हम कह सकते हैं कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने हमारे योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग आते हैं। और 8 अंगों में जो पहले 2 अंग हैं ये सोशल हाइजीन और दूसरा नियम जो है ये पर्सनल हाइजीन के नियम है। इनका यदि आप अभ्यास अच्छे ढंग से करते हैं तभी आप आगे की सीढ़ी पर जा सकते हैं। और इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के यम कहे गए हैं। इनको हम सोशल हाइजीन के लिए भी जानते हैं कि इससे सोशल हेल्थ, एक समाज में रहकर हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। और दूसरा इसमें जो नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार की जो ये तरीके हैं नियम के, तो इसमें हम पर्सनल हाइजीन इनको बोलते हैं। इससे हमारा शरीर के अंदर की और मन की दोनों की शुद्धि होती है। यदि हमारे विचार अच्छे हैं तो इस तरीके, फिर हम आसन की बात कर सकते हैं, प्राणायाम की बात कर सकते हैं, फिर इंद्रिय निग्रह की अर्थात प्रत्याहार की बात कर सकते हैं, फिर धारणा, ध्यान, समाधि जो मेडिटेशन की एक प्रोसेस है 3 तरह से, 3 स्टेप्स के अंदर, उसको हम समझ सकते हैं और हम अंतिम लक्ष्य समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक योग सूत्र का जो महर्षि पतंजलि ने बताया है उसको सरलीकरण करने के लिए हठ योग का जो अभ्यास है, हठ योग का जो तरीका है, ये इंगला और पिंगला, दाईं और बाईं नासिका जो हमारी, उसमें प्राण वायु संचारित होता है, इसका सम होना, और उसके बाद हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें से प्राण वायु का संचार होना, कुंडलनी शक्ति जागृत होने के बाद ये प्राण वायु जो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी से बहता हुआ सहस्रार चक्र में जाता है, जिससे हमको मन की शांति मिलती है। तो ये लक्ष्य तो सभी के, चाहे पतंजलि योग सूत्र हो, चाहे हठ योग हो, लक्ष्य सबके सेम है, लेकिन तरीके थोड़े थोड़े भिन्न हैं। यदि हम उन सभी तरीकों को आसानी से अपनाएं तो निश्चित रूप से हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस कोरोना काल में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि शरीर भी जो है एक प्रकार के वायरस के द्वारा ये हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, और उससे बचाव करने के लिए हमको अपना इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी जो है, उसको इम्प्रूव करना होगा, बढ़ाना होगा। और वो हम आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिसमें हम शवासन और योग निद्रा को लेते हैं, इनके माध्यम से हम निश्चित रूप से अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं और शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि योग जो है सिर्फ साधन ही नहीं है बल्कि साधन भी है, साध्य भी है योग,
और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से आपको ये स्वस्थ रखता है। पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने का विज्ञान है, दर्शन है, और अलग अलग तरीके अलग अलग दर्शनों में दिए गए हैं, लेकिन सबका लक्ष्य जो है वो एक है, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना ही इसका एक लक्ष्य है, समाधि प्राप्त करना। डॉक्टर साहब, यहां हम खासकर जो अभी हाजिर हालात हैं उसके हिसाब से आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि कोरोना के काल में जो तमाम समस्याएं आ रही हैं, आपने तमाम हठ योग की बात की, तमाम आसन और प्राणायाम के बारे में बात की, लेकिन अभी जो वर्तमान में लोग इस हालात से जूझ रहे हैं, एक तो हम प्रिवेंशन की बात कर लें, दूसरी प्रमोशन की बात कर लें। प्रिवेंशन यानी कि आप अपनी इम्यून स्टेटस को इस तरीके से बढ़ाएं योग के माध्यम से ताकि आपको कोरोना हो ही ना, पहली चीज। दूसरी चीज जो इसका दूसरा पक्ष है कि कोरोना यदि आपको हो गया है तो उस समय आप कौन सी वो सरल विधियां हैं, क्योंकि उस समय आदमी के पास जो पहले से पूर्व अभ्यासी नहीं है, वो इतना अभ्यस्त नहीं होता है कि गूढ़ विधियों को जाकर के कर पाए। तो सामान्य तौर पर सरल तरीके से, सहज रूप से घर में बैठ करके आदमी वो क्या कर सकता है जिससे वो अपने फेफड़े के शक्ति को बढ़ा करके कोरोना को मात दे करके जल्दी स्वस्थ होकर के सामान्य जीवन में वापस आ जाए। इसके लिए आपने 3 एक स्टेप्स बताए हैं कि जैसे कोरोना काल में हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यदि कोरोना हो जाता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, और कोरोना के बाद रिकवरी किस तरह से फास्ट हो, ये किस तरीके से हम कर सकते हैं योग के माध्यम से। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही हमारे अभी पिछले 10 दिनों से हमारे विश्वविद्यालय में इसी विषय को लेकर एक बहुत ही अच्छी कार्यशाला संचालित हो रही है। इसमें अनेक जो विशेषज्ञ हैं सबने एक ही बात कही है कि योग का जो तीनों स्टेजेस पर बहुत ही महत्व है। तीनों स्टेजेस में योग अपना बहुत अच्छा योगदान देता है। नंबर 1, सबसे पहले प्रिवेंट किया जाए, कैसे किया जाए। तो प्रिवेंशन के लिए हमें जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसमें आसन बताए हैं, जिसमें ताड़ासन है, जिसमें उष्ट्रासन है, जिसमें खड़े होकर चक्रासन है, जिसमें लेट कर करने वालों में भुजंगासन है, धनुरासन है, और इसी प्रकार अर्धमत्स्येंद्र और वक्रासन है, और इसी प्रकार आपका शवासन है, और थोड़ा सा उसमें प्राणायाम की विधि है जिसमें भस्त्रिका और भ्रामरी का अभ्यास भी है। और इन सभी अभ्यासों का एक कॉमन प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया है। यदि इनका अभ्यास हम नियमित करते हैं तो अभ्यास करने के बाद आप देखेंगे कि आप एक तो बहुत ही रिफ्रेश फील करेंगे, और दूसरा जो कोरोना महामारी चल रही है उससे आप बचाव कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोरोना यदि हो जाता है उस समय हमें योग किस तरीके से मदद कर सकता है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा कि ये जो योग की विधियां हैं, योग के जो तरीके हैं, ये किसी योग निर्देशन नहीं करना चाहिए, योग गुरु के समक्ष रहकर ही करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात, इसमें अनुशासन बहुत आवश्यक है। इसमें रेगुलरिटी, श्रद्धा, विश्वास इसमें होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो आसन अभ्यास करवाए जाते हैं वो पेशेंट की स्थिति को देखकर करवाए जाते हैं कि उसकी लेवल ऑफ डिसऑर्डर वो किस लेवल का है, हायर लेवल है या मीडियम है या लोअर है। लोअर लेवल को तो हम आसानी से दूर कर सकते हैं, मीडियम को भी किसी हद तक दूर कर सकते हैं। 80-90% तक प्रॉब्लम आ जाती है, उस समय योग करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये गुरु के निर्देशन में करनी चाहिए, और बहुत ही सिंपल साधारण क्रियाएं योग की अभ्यास करनी चाहिए, जैसे जल नेति है, सूत्र नेति है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और उज्जाई प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं। और इसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। मानसिक यदि किसी तरह की प्रॉब्लम जा रही है ड्यूरिंग कोरोना पीरियड में, तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स को और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाकर इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो रिकवरी पीरियड है, यदि हमारा कोरोना ठीक हो गया है लेकिन फिर भी आपको जो अपनी ताकत है उसको वापस लाना है, रिकवरी फास्ट करनी है, तो उसके लिए भी हमारे को खान पान में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सात्विक भोजन लेना होगा, और उसमें आवश्यक जो तत्व हैं आहार के उसमें वो लेने होंगे। और इसके साथ साथ योग अभ्यास जो है, जिसमें प्राणायाम और शुद्धि क्रियाएं और ध्यान की जो बात आती है, और रिलैक्सेशन टेक्निक जो आती है, जो हमने कोरोना काल में की थी, यदि उसको कंटिन्यू किया जाए
तो निश्चित रूप से हमारा जो रिकवरी पीरियड है वो कम होगा और हम फास्ट रूप से जल्दी शीघ्र अपनी पुरानी वाली ताकत को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ में अपनी क्षमता को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी को भी धीरे धीरे यदि इसको लाइफ लॉन्ग अपना लें, न केवल कोरोना की वजह से ही बल्कि इसको ये एक जीवन का हिस्सा बना लें, तो निश्चित रूप से ये आने वाली कोई भी वेव होगी तो उससे बचाव कर पाएगा और हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर पाएगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर गिरी कि योग न सिर्फ आपको कोरोना से बल्कि कोरोना के बाद भी तमाम जो लहर आने वाली है और तमाम जो दूसरी बीमारियां हैं जो जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं, यदि हम योग को अपने जीवन शैली का अंग बना लें तो तमाम बीमारियों से हम बहुत आसानी से जूझ सकते हैं, यहां तक कि हम उन्हें होने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंटिव एक प्रैक्टिस भी है, प्रिवेंटिव एक उपचार का तरीका भी है। डॉक्टर साहब, आगे बस आखिरी में आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि योग को आपने ये बताया कि एक योग्य प्रशिक्षक की मदद से आदमी को करना चाहिए, उनके सानिध्य में करना चाहिए। कई बार लोग इसका अभ्यास वैसे ही करने लगते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि वो सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग को सिर्फ तन के माध्यम से यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज समझना इसको क्या ये उचित है, या फिजिकल एक्सरसाइज से बढ़कर के जैसा कि आप खुद कहते हैं कि ये एक साइकोफिजिकल एक्सरसाइज है, ये सिर्फ तन का अभ्यास नहीं है, ये सिर्फ मन का अभ्यास नहीं है, बल्कि तन और मन दोनों के बीच में साम्य होना, संतुलन होना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप कुछ बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि योग को आज दुनिया में जो देखा जाता है, एक आसन कोई कर रहा है, आसन की पिक्चर देख रहा है या टीवी में देख रहा है या कहीं पर भी कुछ आपने एक्सरसाइज करते हुए किसी को देख लिया तो उसको ही योग समझ लेते हैं। ये गलत फहमियां, गलत धारणाएं जो लोगों में बनी हुई हैं, इनको सबसे पहले दूर करना चाहिए। योग सबके लिए है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, लेकिन उसके जो सिद्धांत हैं, यदि हम उन सिद्धांतों को अपना कर करते हैं, और योग केवल आसन ही नहीं है, प्राणायाम ही नहीं है, मुद्रा ही नहीं है, बंध ही नहीं है, मेडिटेशन ही नहीं है, ये एक अपने आप के व्यवहार को बदलने वाली एक जीवन शैली है। अपने आप के व्यवहार को बदलना होगा, अपने पॉजिटिविटी को लाना होगा, अपने अंदर जो अपने आप को पहचानना होगा। और ये जो कोरोना काल है ये आया है तो चला भी जाएगा, ऐसी मन में दृढ़ इच्छा बना लेना और ये सोचना कि केवल आसन प्राणायाम करने से आपको लाभ होगा। लाभ जरूर होता है, लेकिन उसको उतना ही नहीं समझना चाहिए। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मानसिक योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है, महर्षि पतंजलि ने कहा है। तो ये चित्त का विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। मन को खुश रखना, मन को प्रसन्न रखना, मन को एकाग्र रखना, और साथ में आप योग अभ्यास करना, और योग अभ्यास भी आप मन के साथ मिलाकर करना, चित्त के साथ मिलाकर करना। उदाहरण के लिए 4 सिद्धांत मैं योगासन करने के बता देता हूं कि आसनों को बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली विदाउट एनी जर्क करना चाहिए। पहला ये सिद्धांत है। दूसरे सिद्धांत में हमें क्षमता अनुसार ही इसमें शरीर को मोड़ना चाहिए या झुकना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत है, वहां पर उस पोजीशन में पहुंचकर जितना मुड़ लिया है, झुक लिया है, उसको होल्ड करना चाहिए थोड़ी देर के लिए। और चौथा सिद्धांत है, आपको चित्त को एकाग्र करना है। कहां पर एकाग्र करना है? जहां पर आपका मन ज्यादा देर रह सके। और यदि दिक्कत हो इसमें तो आपको श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाना चाहिए। और श्वास प्रश्वास पर लगाने के लिए भी दिक्कत होती है तो आपको जहां पर इस आसन का, जिस आसन का प्रभाव आप महसूस कर रहे हैं, उस प्रभाव को महसूस करिए, वहां पर अपने मन को केंद्रित कीजिए। इस प्रकार आप ये चारों बातें जो हैं मन से जुड़ी हुई हैं, चित्त से जुड़ी हुई हैं, और यदि आप इस प्रकार से योग अभ्यास करेंगे तो वो योगासन कहलाएगा। अन्यथा ये फिजिकल एक्सरसाइज है, उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना इस प्रकार इन सिद्धांतों को अपनाने से होगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बातें आपने बताई प्रोफेसर।